ये देखें अब ये एक और मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। ये भी बड़ी एक क्लासिकल में शामिल है। ये विलियम विल्सन हंटर ने ये किताब लिखी 1871 के अंदर, राइट, 1871 के अंदर लिखी द इंडियन मुसलमान्स, राइट। ये मुसलमानों को, जैसे जो पहले वाली हमने आपको रेफरेंस दिया था ना, पहले वाली एक बताया, उसमें हिंदुओं को बताया गया कि जो मुसलमान हैं वो आपके कातल हैं, राइट, लूटरर्स हैं, प्लंडरर्स हैं, और ये इन्होंने आपके साथ सारा जुल्म किया, आपके साथ आपका कत्लेआम किया, आपकी जो मजहबी आबादत गाहें थी उनको गिराया, व्हाट्सएवर, राइट। ये 1871 के अंदर गोरे ने ये किताब लिखी, मुसलमानों को इसके अंदर भड़काया गया और इनको ये बताया गया जी कि आप तो रूलर्स थे, आप तो इस खित्ते के हुक्मरान थे, आपने तो इस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जो सिविलाइजेशन है उसको बामे अरूज पे पहुंचाया। आप तो बड़े ग्रेट आर्किटेक्ट्स हैं, आप तो बड़े इसमें आपने फ़िलासफ़ी में, अदब में और फ़लाँ टिमका ताजमहल आपने बनाया, राइट। यानी कि आप तो इस खित्ते की जो फरसूदा और तबाह हाल एक जो सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन को आपने बामे अरूज पे पहुंचा दिया। लेकिन आज देखें, आज का हिंदू जो है वो तो आपको लूट के खा रहा है, राइट। वो तो आप पे हुक्मरान बन गया, आप तो बहुत पीछे रह गए हैं, वो तो बहुत आगे निकल गया है, राइट। तो ये इस तरीके से ये जो है इसमें मुसलमानों को जो है ये तरगीब देगी अगेंस्ट हिंदूज, राइट। और इसी तरगीब में ज़ाहिर है कुछ उसने मीठी बातें भी की बीच में कि आप इंग्लिश पढ़ें और आप जो है वो जो है हिंदुओं की तरह दौड़ में शामिल हों, व्हाट्सएवर, राइट। इसी के नतीजे के अंदर जो है फिर सर सैयद अहमद खान जो जैसी जो शख्सियात थी उनको अपील हुई इसके ऊपर, फिर उन्होंने जो आगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसकी फिर बुनियाद रखी, राइट। तो ये वो चीज़ थी, लेकिन मेनली वो यही था कि you are being exploited by the majority Hindus and हालांकि कि आप तो रूलर हैं। तो ये एक यहाँ पे 1871 के अंदर ये चीज़ आई और फिर ये चलती गई ये चीज़, राइट। ये चीज़ चलती गई। एक और रेफरेंस आपके साथ करते हैं शेयर, अगर ये इस पे लगाएंगे हमारे दोस्त तो ये आपके साथ एक और रेफरेंस हम शेयर करते हैं। जी BFT भाई ज़रा प्लीज़। जी थैंक यू वेरी मच। ये सर एक नावल लिखा गया, ये बंगाली असल में इसका राइटर था, ठीक है, आनंद मथ, राइट, आनंद मथ, ये इसका बंगाली में ये लिखा गया और आज भी ये इंडियन लिटरेचर में आप यूँ समझ लें कि एक क्लासिकल का दर्जा इसको हासिल है, राइट। और इसी का वो जो गीत था इसी में से लिया गया, वंदे मातरम, राइट, जो उनका एक मजहबी तराना भी है। और ये बड़े RSS वाले और ये जो BJP वाले और ये मोदी एंड कंपनी और ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये इनके लिए एक समझ लें कि मजहबी एक सहीफे की हैसियत हासिल है इस किताब को भी, और ख़ासकर ये जो वंदे मातरम है, राइट, वो उनकी आइडेंटिटी का एक प्राइमोडियल सिंबल बन गया ये वंदे मातरम। तो ये अगेन 1883 के अंदर, राइट, 1883 के अंदर ये नावल लिखा गया। ज़ाहिर है अब जैसे ब्रिटिशर्स ने जल्दी पे तेल डाला यानी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ किया, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ किया, राइट। तो अब ये लोकल्स भी जो थे थोड़े बहुत जो थे इसमें चंद्रा चटर्जी, राइट, ये बैंकिम चंद्रा चटर्जी, ये एक बंगाली
ओरिजिन हिंदू था जिसने ये लिखी। तो इसने एक ये नावल था बेसिकली, ये कोई तारीख की किताब नहीं, लेकिन इसको तारीखी किताब के तौर पे ही आज पेश किया जाता है। मजे की बात आपको बताऊं, प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर इसको तारीखी एक किताब के तौर पे पेश किया जाए, हालांकि एक नॉवल था, राइट, एक फिक्शन थी। तो इसमें इसने एक सन्यासी मूवमेंट चली थी 1758 में, राइट, 1758 के अंदर एक सन्यासी मूवमेंट चली थी वंस अगेन इन बंगाल, राइट। और उन्होंने वो चली थी बेसिकली ब्रिटिशर के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो इसमें उसने एक थोड़ी सी डंडी मारी है राइटर ने। उसने ये बात कही कि ये जो है बेसिकली मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला को अपरूट करने के बाद जो मीर जाफर था वो इक़्तिदार में आया, तो मीर जाफर के जुल्म के खिलाफ वो सन्यासी हिंदू खड़े हुए और उन्होंने मूवमेंट चलाई, और वो ही उसी के अंदर ये सारी एक उसी तनाज़र में इसको उन सारे सालों में ये नावल और इसके इक़्तिसाबात इसी तनाज़र में थे कि एक इसका किरदार है मिसाल के तौर पे, ठीक है, शक्ति, वो उसको कहती है गोरे अफसर को, वो कहती है कि देखो हमारी ये हिंदुओं, हमारी तो 1000 साल लड़ाई है, जंग है मुसलमानों के साथ, तो तुम मुसलमानों के साथ क्यों मिलते हो आके, इनके तुम मदद क्यों करते हो हमारे खिलाफ, राइट। तो ये अगेन हिंदू मुस्लिम दुश्मनी, हिंदू मुस्लिम नफरत, एंड दैट वाज डिजाइंड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 की जंग आज़ादी हुई, फिर इंडिगो जो वहाँ पे रिवोल्ट हुआ 1860 का, तो उनको पता चल गया कि अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहे तो हमारे ज़्यादा दिन हमारा इक़्तिदार यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अब जो हमलावर था, जो काबिज था, जो कोलोनाइज़र था, असल में जो इस खित्ते के रिसोर्सेज का जो यहाँ पे से इत्तेसाल कर रहा था ब्रिटिशर्स, राइट, यानी कि खुद उनका जो गैजेट है, ब्रिटिशर्स अपना वो लॉगिंग करते थे सारी, राइट। तो उनका जो अपना गजट है, मेरा ख्याल है 1926 का जो लास्ट था, तो उसमें खुद उन्होंने, और इसके ऊपर वैसे इंडिपेंडेंट भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी अपने अपने मोर और लेस यही बात है कि मोर और लेस कोई 47 ट्रिलियन डॉलर इन टूडेज मनी वैल्यूज़ के मुताबिक 47 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो यहाँ से प्लंडरिंग की थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। यानी कि जो अरूज था, छोटा सा एक जजीरा, आपको पता ही है यूके में जो रहते हैं मेरे भाई, कि छोटा सा एक जजीरा, ना जहाँ पे सूरज था, ना वहाँ पे कोई खाने की चीज़ थी, कुछ भी नहीं था, डार्क वेट एंड कोल्ड, जो ये इंग्लिश आइलैंड है जिसको आप कहते हैं डार्क वेट एंड कोल्ड, वो जो डार्क वेट एंड कोल्ड आइलैंड था, उसने उसकी जो इतनी बड़ी ब्रिटिश एम्पायर बनी थी, जिस पे ये एक वक्त ऐसा था कि जिस पे ये कहते थे कि अब हमारी सल्तनत 1870 के राउंड यही टाइम था जिसके अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस वक्त ये इनका क्लेम था कि वो विक्टोरियन एज भी थी, राइट, कि हमारी सल्तनत पे सूरज गुरूब नहीं होता। तो वो सूरज गुरूब ना होने के पीछे वो जो 47 ट्रिलियन डॉलर की डकैती थी उसका बहुत बड़ा हाथ था, राइट। यानी कि पूरे के पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर में यहाँ से सारा गल्ला यहाँ से जाता था, एसेसरीज यहाँ से जाती थी, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था, इवन बेगार के लिए लोग यहाँ से लेके जाते थे, प्लांटेशन के लिए लोग यहाँ से लेके जाते थे, फौजी यहाँ से लेके जाते थे, जानवर यहाँ से लेके जाते थे, मिनरल्स यहाँ से लेके जाते, वो पूरी एक इट्स होल स्टफ, इट्स अ होल सब्जेक्ट, राइट। तो वो जो ब्रिटिश एम्पायर थे जिसके ऊपर सूरज गुरूब नहीं होता था, तो वो इसी लूटिंग के ऊपर थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और मज़े की बात है कि गोरे ने यहाँ पे ये जो प्ले डाउन किया यहाँ जो मकामी इंडियंस थे, इनके साथ हिंदू मुस्लिम लूटो और फूटो, राइट, डिवाइड एंड रूल, कि ये आपस में लड़ते थे। यही जो अनंत मत है, इसमें हिंदू उस ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन नहीं मान रहा, जो कि असल में उसकी तबाही, बर्बादी और बदहाली का वो जो कहते हैं कि रजामंद था, वो कोलोनाइजर था, राइट। कोलोनाइजर में और सेटलर में फ़र्क होता है। यहाँ पे जितना मुस्लिम इक़्तिदार रहा, 1000 साल इक़्तिदार यहाँ पे मुसलमानों का रहा, वो वैसा ही इक़्तिदार था जैसे पांडवों का था, राइट।
ये जब रामायण लिखेगी, यानी आज से अगर आप 4,500 साल पहले देखते हैं तो सेंट्रल एशिया से जैसे ये हिंदू आए, हिंदू भी आउटसाइडर हैं, इस खिते के अंदर जैन मत थे, पहले जो मकामी लोग थे वो द्राविडियन हैं, राइट, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली मकामी लोग हैं, राइट। ये जो हिंदू पंडित है ना, राइट, जो पांडे आए और कोरों के साथ जो इनकी यहाँ पे लड़ाई हुई 4,500 साल पहले, तो ये भी आउटसाइडर थे, लेकिन चूंकि वो सेटल हो गए यहाँ के, वो अब आज दावा करते हैं कि हमारी जो गंगा जमनाई एक तहजीब है उसको वो क्लेम करते हैं, और रॉन्गली, वैसे मैंने इनके कुछ डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स देखे हैं, जो ये जो बड़ा प्लेन है ना, जो बड़ा मैदान है, यानी दुनिया के चंद बड़े मैदानों में जिसे आप कहते हैं इंडो गैग्नेटिक प्लेन, राइट, इंडो गैग्नेटिक प्लेन, जिसमें ये पाकिस्तान का सारा जो मैदानी इलाका है, राइट, जेलम से लेके और इधर हमारे बॉर्डर तक, ईस्टर्न बॉर्डर तक, और नीचे वो सिंध तक सारा इलाका जाता है, फिर ये इंडियन पंजाब इसमें आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर ये यूपी, और उससे होता 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 फिर वो बंगाल में जाता है, और बंगाल तो सारे का सारे जो है आपको पता है वो प्लेन है, तो ये सारे का सारा इंडो गैग्नेटिक प्लेन इसको कहा जाता है। तो इसमें दो बहुत बड़ी तहजीबों ने जन्म लिया, राइट। एक तो ये पाकिस्तान वाली जो है नीचे नॉर्थ से साउथ वाला जो है यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन ने लिया, और दूसरी फिर ये जो पांडे आए बाहर से, ये सेंट्रल एशिया से आए हिंदू पांडे, ये एक गैर मुल्की मज़हब था और ये बरूनी हमलावर थे, ये आए, इन्होंने जिस तहजीब की बुनियाद रखी वो उसको जो गंगा और जमुना जो ऊपर से है, यानी यूपी और बिहार और वो सारा ऊपर से जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया आगे तक जाता है, उसको वो फिर गंगा जमुनाई तहजीब जो है उसका नाम दिया गया। तो ये दो बड़ी मेन तहजीबें हैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडस वैली में आपको एंशियंट हिस्ट्री की बात कर, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो वाली, राइट। तो ये वो आप यूँ समझ लें कि जो हिंदू थे ये भी बेसिकली आउटसाइडर्स थे, राइट। लेकिन तब तक वो जब ये 1883 की हम बात करते हैं तो इसमें वो क्या, तो उसी भाई की शायद कॉल आ गई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज डबल टैप करें, लाइव को शेयर करें। थैंक यू। जी सॉरी, जी बिल्कुल। तो आनंद माथ जो था ये आप यूँ समझ लें कि ये 1883 के अंदर जो है फिर इसकी ये बुनियाद रखेगी, ठीक है। यानी हिंदू मुस्लिम नफरत, जो लूटरर्स और प्लंडरर्स थे, असल में ब्रिटिशर जो यहाँ से लूट मार करके भाग रहे थे, वो सेटलर नहीं थे, वो कॉलोनाइजर थे। जो पांडे थे वो भी सेटलर्स थे, मुस्लिम्स जो थे ए बिग पार्ट वो भी सेटलर्स थे। यानी यहाँ पे आप देखें जितने आए यहीं पे रहे, यहीं पे मकामी लोगों में घुल मिल गए, यहीं पे उन्होंने कमाया और यहीं पे उन्होंने खाया और यहीं पे उन्होंने लगाया, राइट। नवाज शरीफ की तरह लूट के नहीं बाहर फेंक दिया, राइट। तो उन्होंने यहीं लगाया और पांडे भी यहीं पे रहे, ठीक है। तो ये सेटलर्स थे, राइट। दूसरे अल्फाज में इनको सेटलर्स कहते हैं कि जो बाहर से तो जरूर आए लेकिन इसी सरजमीन का हिस्सा बन गए। जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉलोनाइजर थे, वो बाहर से आए एज अ क्लाइंट स्टेट, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और यहाँ से जो है उन्होंने जो है चोरी की, राइट, यहाँ पे प्लंडरिंग की। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। तो आज भी आप देखें ना, ये बेसिक फ़र्क देखें, जो तो हिंदू इंतखाब पसंद है, राइट। ये अभी हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी आगे जाके, लेकिन ज़रा मेरे जहन में एक पॉइंट आया, ये जो बीजेपी है ना, जैसे ये मोदी है गाँव मूत पीने वाला, राइट, ये इनकी जो सियासत है या इनकी जो इक़्तिदार है उसकी बुनियाद मुसलमान नफ़रत में है, राइट। यानी मुसलमानों की नफ़रत के साथ इनकी बुनियाद है। और दूसरी तरफ पे ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, ये जो आसम मनीर एंड कंपनी है, इनकी भी 70-75 साल इनकी अगर आप पॉलिसी देखें तो ये गजवा हिंद लड़ेंगे, वो लाल टोपी वाला वो कुत्ते की तरह भौंकता और मुंह से झाग छुड़ाता है, राइट।
मार देंगे, ये कर देंगे, उधर चढ़ जाएंगे, उधर घुस जाएंगे, इधर कर देंगे, राइट। हालांकि ये वो फौज है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसने 1857 में जो लाल किला दिल्ली था वहां पे जो आज़ादी पसंदों ने अपना परचम लगाया था, इसको उतार के ब्रिटिश का परचम इन्होंने लगाया था। ये जो GHQ रावलपिंडी है, इस GHQ रावलपिंडी ने लाल किला दिल्ली के ऊपर काफरों का परचम इसने लगाया था, राइट। ये देखें ना कैसे आपको ये ब्लफ करते हैं। हम वहां पे जाएंगे तो इनकी भी जो है दूसरे अल्फाज में समझें कि हिंदू नफरत और दुश्मनी और खौफ, राइट, यानी हिंदू हेटर और हिंदू फियर। दूसरी तरफ ये जो बीजेपी है, ये जो RSS है, इसमें अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे मजीद डिटेल में, उसकी भी जो इक़्तिदार है, ताकत है, उसकी बुनियाद मुस्लिम खौफ, राइट, मुस्लिम दहशतगर्द हैं, यूं हैं वो हैं, और मुसलमान नफरत के साथ है, राइट। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है इन दोनों के अंदर। जो वहाँ का नेशनलिस्ट है, जो बीजेपी का एक नेशनलिस्ट है, मोदी की मिसाल आप ले लें कि मोदी 2001 से लेके 2014 तक ये गुजरात का जो है चीफ मिनिस्टर रहा, राइट। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रहा 2001 से लेके 2014 तक, राइट। और इसी दौरान 2002 में आप को पता है कि वो जो राइट्स हुए थे गुजरात के अंदर, जहाँ 5000 मुसलमानों को इसने कत्ल करवाया था, फ्री हैंड दिया था इसको, इसने पुलिस को, बल्कि फ्री हैंड नहीं दिया था, इसने जो है वो किया था, क्या कहते हैं उसको, शामिल हुए थे उनके साथ कत्लेआम के। एनीवेज, ठीक है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि उन 2001 से लेके 2014 में बाकी सारे हिंदुस्तान में जो जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 5%, 4% ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 6% थी कहीं पे। जो भारतीय गुजरात है यहाँ पे तकरीबन एवरेज 10% थी, राइट। तो मोदी का जो मॉडल था वो नेशनलिज्म, मुस्लिम दुश्मनी और ग्रोथ, राइट, ये उसका मॉडल था। बल्कि 2014 में जब इसने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने तो बड़ी जो कैंपेन चलाई थी, आपको पता होगा, मोदीनॉमिक्स कहना शुरू कर दिया था ना, मोदीनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बजाय इन्होंने जो प्रोपेगेंडा खैर भी था, लेकिन कुछ उसमें हकीकत भी थी कि ज़ाहिर है इसने 2001 से 2014 तक स्टैब्लिश किया था गुजरात को इसने, राइट, यानी 10% ग्रोथ इसने दी थी गुजरात के अंदर। तो उसी मॉडल को इसने रेप्लिकेट, और उसमें कोई शक नहीं कि 2014 से 2025 तक भी इसने ग्रोथ को वहाँ पे जो है वो इसने आगे लेके गया। वहाँ की इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ से तेज़ तरीन किया है मोदी ने, राइट। तो ये एक फ़र्क जो है इन हिंदू इंतहा पसंदों के अंदर और इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसको पाक फौज आप कहते हैं, ये जो कि कोलोनाइजर की एक इंस्ट्रूमेंट था, राइट, जो यहाँ से लूट मार करते थे, उनका ये एक टूल था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इसके ज़रिए वो कत्ल यहाँ से लूट मार करते थे और कत्लेआम भी ज़ाहिर करते थे, और दूसरे लैंड लॉर्ड्स थे। तो ये चूँकि इनकी जो सोल है वो गैर मुल्की है, इनकी जो रूह है वो गैर मुल्की है, ये लोकल एजेंट नहीं है। इन इट्स जिसे कहते हैं ना कि सोल, जो इसकी इनकी जो स्पिरिट है, इनकी जो सोल है, इनकी जो खमीर है, मट्टी है इस फौज की, वो गैर मुल्की है, राइट। ये इसीलिए लूट के बाहर फेंकता है। फौजी के साथ जो इसके बाकी माफिया जराइम पेशा हैं, ये लूट के बाहर फेंकते हैं, राइट। इन्होंने कंगाल कर दिया पाकिस्तान उन्हीं कोलोनाइजर्स की तरह, राइट। हमारी बदकिस्मती ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रंटियर, उनको ये फ़ायदा थोड़ा सा ये हुआ कि वो जो वहाँ पे इंतहा पसंद हिंदू था, नेशनलिस्ट था, उसका खमीर लोकल थी। उसकी ताकत की बुनियाद, सियासत की बुनियाद, इक़्तिदार की बुनियाद भी नफ़रत के ऊपर थी, राइट। लेकिन नफ़रत के साथ वो एक लोकल फिनोमिना था, एक लोकल एजेंट था इंडियन सॉइल का, राइट। तो उसने लूट मारने की, उसने
जो किया अपनी मट्टी के लिए किया। और वहीं पर मिसाल के तौर पे मोदी है, राइट, आप देख लें, आप इसको, ये बुचरफ, इसको आप गुजरात कह लें, ये गांव मूत पीता है, ये है वो है, जितने भी, आई 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 एग्री विद यू, लेकिन इसने लूट मारने की इसने जजीरे नहीं खरीदे, इसने अमेरिका की नेशनैलिटी नहीं ली, राइट, इसने $1 बिलियन, जैसे कि रिपोर्ट आई थी इसकी वर्ल्ड बैंक की भी, कि 262 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का चोरी करके इन्होंने जो है स्विस बैंकों और दूसरे बैंकों में रखा है। ये पिछले अपने कपल ऑफ ईयर्स अगो की बात है, और उसमें से अक्सरियत जो है ये फौजियों का, राइट। तो ये एक जो है वो डिफरेंस है, राइट। तो नाउ लेट्स कम बैक टू, इसमें कोई सवाल है किसी का, BFT भाई, तो आप इंटरटेन हम कर सकते हैं अगर किसी का सवाल है तो। अगर किसी का सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बीच में उसी भाई रोक के कर देंगे, और या दूसरा फॉर्मेट ये रख सकते हैं कि सारा कंप्लीट करने के बाद आप अपने सवालात लिख लें और फिर वो एक साथ जवाब दें। भास्कर, क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी बिल्कुल ज़बरदस्त एग्री करता हूँ BFT। ठीक हो गया, तो उसी भाई आप कंटिन्यू करें, जी, इंशाल्लाह सवालात मैं आखिर इसलिए में कह रहा था कि करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा तो शायद बहुत सी चीजें बीच में से मिसिंग हो जाएंगी, तो अगर किसी को सवाल नीचे भी कोई लिखना चाहे तो हम उसको एंटरटेन कर सकते हैं, राइट। या, तो ये चलिए बीच एनीवेज, में एक जी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगर किसी ने सवाल रखने हैं तो अगर किसी के पास अभी सवाल है तो आप शॉर्ट से सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसी भाई कंटिन्यू करेंगे। जी आई थिंक कंटिन्यू सुन रहे हैं हम सब, अगर होगा तो हम बीच में इधर लिख देंगे नीचे। चलिए परफेक्ट, ठीक हो गया, फिर मैं थोड़ा सा मजीद कर लेता हूँ, फिर आपके ले लेंगे। देखें जी, अभी ये जो आप इन्होंने लगाया है ये 1880, राइट, ये मूवमेंट इन्होंने एक शुरू कर दी, गौ रक्षा तहरीक इन्होंने चलानी शुरू कर दी आर्या समाज के नाम से। ज़ाहिर है ये हिंदू खुद को आर्या कहते हैं, ये जो पंडित है ये कहते हैं हम आर्यंस हैं, तो इसीलिए ये आर्या साथ में लगाते हैं। ये गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, उसका तो पता ही है आपको, राइट। तो ये सारे आर्या लगाते हैं। तो वैसे पिंडी में तो हमारा आर्या महल्ला भी है, आर्या महल्ला नंबर 1, आर्या महल्ला नंबर 2। तो ये फिर ये चली कि जो गाय है, आप गाय को स्लाटर नहीं कर सकते, राइट। फिर ये तहरीक चली जो आर्या समाज है, राइट। आर्या समाज बेसिकली तो एक सोशल मूवमेंट थी, लेकिन बाद में ज़ाहिर है जो हिंदू राइट विंगर थे उनके हत्थे ये चढ़ गई और इस हत्थे चढ़ने में बहुत सी फिर यहाँ पे फसादात हुए। 1890 में फसादात इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुए, जिसमें तकरीबन 3000 के करीब जो है यहाँ पे कत्लेआम हुआ ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और उसमें ज़्यादा जो थे वो मुसलमान थे, राइट। तो वजूहत यही थी। और वहाँ से ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर की तहरीक भी चलती आ रही थी 1863 से ऑनवर्ड, ये भी चलती आ रही थी। फिर ये दूसरा सिंबल इन्होंने पिक कर लिया गाय का, कि जो गाय है इसको जो है वो आप स्लाटर नहीं कर सकते, राइट। तो ये चलनी शुरू हो गई आर्या समाज, राइट। ये देखें, ये भी इन्होंने रिसेंटली इसका टिकट 2000 में ये टिकट इन्होंने, ये जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, 1875 में से ये चलनी शुरू हुई थी, राइट, ये तहरीक। लेकिन इन्होंने गौ रक्षा जो थी वो 1880 के अंदर जो है वो इसकी रखी। और ये आप देखें कि हाउ डीपली रूटेड दिस हेटर अगेंस्ट मुस्लिम्स इज, राइट, टिल दिस डेट, कि ये 2000 का टिकट है, ये डाक टिकट है 2000 का, राइट। तो ये 2000 का डाक टिकट है, उसी आर्या समाज के ऊपर किया गया, जिसकी मॉडर्न फॉर्म जो है वो RSS है। ये जो तहरीक चली थी ना, ये फिर इवॉल्व होते होते ये जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो थी ये RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राइट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये नेशनल वॉलंटियर यूनियन आप उसको कह सकते हैं, या नेशनल वॉलंटियर कोर्स आपको कह सकते हैं, राइट। क्योंकि ये अस्करियत पसंद भी हैं ये जो RSS वाले हैं, राइट। तो ये इनका जो था ये आगे सिस्टम जो था फिर चलता गया, और 1800 आप यूं समझ लें कि 1894 के अंदर जो है ये इन्होंने रखा इसकी बुनियाद। एक और है, वैसे मैं एक रेफरेंस आपको और देता हूँ, ये
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जितनी हमने थोड़ी डिस्कशन की इसको मैं रिकैप करता हूँ। ये रेफरेंस बाकी भाई ज़रा देखें। ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी जो हम आपको ये डिस्प्ले करेंगे ना, ये जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवन सबसे जो ऑथेंटिकेटेड, ये इनके बिपिन चंद्रा हैं, बहुत बड़े इनके हिस्टोरियन हैं इंडियन, और उनके साथ बाकी और भी 4 हिस्टोरियंस हैं। तो इनकी ये जो है बड़ी ऑथेंटिक ये इंडियन तारीख की ये किताब है, राइट, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये जो जितना ये मैंने आपको बताया कि 1857 से लेके ये तकरीबन 80s में लिखी गई है ये बुक, ये वाली। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी थारोली एक इंडिपेंडेंट रिसर्च की है, एंड ये जितने भी ऑथर्स हैं, एंड दे हैव हैड एन अदर पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री, राइट। यानी इसमें इन्होंने एक तो ये तस्लीम किया है कि बहुत से जो आज की जो हिंदू नफ़रत की जो अमारत तमीर की गई है, जिसका आज वो क्या कहते हैं कि जे कुंडे है वो मोदी है, राइट, जो उसका विलन है आज, जो अमरीश पुरी बना हुआ वहाँ पे। तो ये जितनी विलनायर एम्पायर वहाँ पे तामीर की गई, और जिन फाल्सिफिकेशंस के ऊपर इस इमारत की बुनियादें हैं, उन सब को इस किताब के अंदर, राइट, इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, ये किसी मुसलमान ने किताब नहीं लिखी, ये इनकी आपने। और ये इंडिया के भी जितने भी सीरियस स्कॉलर्स हैं, आप कभी उनसे अगर डिबेट में एंगेज करें किसी फोरम के ऊपर, तो आप उनसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स द मोस्ट ऑथेंटिक इंडियन हिस्ट्रीज बुक, और रिसेंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर, राइट। तो इन्होंने ये तस्लीम किया, एक तो राम मंदिर को भी इन्होंने एड्रेस किया है, और इन्होंने इसके ऊपर बाकायदा ये वर्डिक्ट दी है कि ये अयोध्या, राइट, ये यूपी के अंदर है अयोध्या, लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है ये, जहाँ ये बाबरी मस्जिद थी, और उसके ऊपर फिर ये जो इन्होंने राम मंदिर जो है वो बनाया, राइट। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर ये वर्डिक्ट दिया है कि यहाँ कोई राम भूमि नहीं है, राइट, बल्कि राम का जो एक परसोना है, राम का जो एक करैक्टर है, वो एक ख्याली करैक्टर है, राइट, एक फिक्शियस करैक्टर है, कोई रियल करैक्टर नहीं है राम का। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, और ये जो बात मैंने पहले आपको बताई है, ये बहुत सारी इस पे रेफरेंस बुक्स आपको मिल सकती हैं, राइट। इंडियन ये जो आर्यन इन्वेजन है, इसके ऊपर बहुत सी हमारी लोकल भी मिल सकती हैं, इंटरनेशनल भी आपको मिल सकती हैं, कि ये ज़ाहिर है जो सेंट्रल एशियन थे, चिट्टी चमड़ी वाले सेंट्रल एशियन थे, आर्यंस जिनको आप बाद में नाम दिया गया। और ये जो लफ्ज़ आर्या है ना, आर्या, ये इसको आर्यन यूरोपियन कहते हैं, आर्यंस। और आपको याद होगा कि जो हिटलर ने नाज़ी पार्टी बनाई थी, वो भी खुद को कहता था कि वी आर द सुपीरियर रेस, राइट, कि हम सुपीरियर रेस हैं। और उन्होंने भी पुराने जो कदीम तारीखी टेक्स्ट थे वहाँ से, वो प्लेटो के ज़माने की एक किताब थी, उसमें वो निकाल के लेके आ गए कि उसने कहा था कि उसने लिखा था कि मैं एक दफ़ा समुद्रों की सैरों को निकला, तो वहाँ एक बहुत बड़ा शहर था अटलांटिक सिटी, राइट। तो वहाँ पे तो बड़े सुपर लोग रहते थे, वो तो बड़े सुपीरियर थे, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर थी, एंड दे हैव हैड मे बी दे वर 1000 years ahead of the rest of the world। तो वो एक फिक्शन थी, राइट, अटलांटिक सिटी की। तो अभी तक बहुत से भी यूरोपियन भी इस पे बिलीव करते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो नाज़ी जर्मनी था, इन्होंने भी वो कहा जी कि वो जो अटलांटिक था, दोज वर अवर एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स थे, वो जो सुपीरियर्स थे, हम थे, वो हमारी थी। तो वो अटलांटिक ओशियन में नीचे, अटलांटिक ओशियन भी उसी के नाम पे है, तो वो नीचे जो डूब गई है वो, राइट। तो वो हमारे कुछ लोग जो बच के तो मेनलैंड पे आ गए थे, तो वी आर द सुपीरियर पीपल, राइट, ब्ला ब्ला। तो ये उनकी थ्योरी थी। लेकिन आपने देखा स्वास्तिका जो निशान था नाज़ी जर्मनी का, हिटलर का जो निशान था वो स्वास्तिका का, वो हिंदुओं के टेम्पल्स के ऊपर भी होता है। कभी गौर किया किसी ने?
आपने देखे कि वो जो ऐसे निशान सा होता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो राइट? तो क्रॉस बने होते हैं दैट वाज हैंड डबल पिक्ड साइड बाय, में। हाँ जी। तो ये वो आर्यन बेसिकली लोग थे, ये सेंट्रल एशियन लोग थे जो यूरोप की तरफ गए और ये नीचे इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी आए। और ये जो रामायण इन्होंने लिखी आके 4,500 साल पहले, और कौरवों की पांडवों की जो लड़ाई इन्होंने यहाँ पे सारी बताई। तो ये बेसिकली राम ये चिट्टे थे, राइट? और मकामी, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो द्राविडियन जिनको कहा जाता है, वो द्राविदा जुबान से ये लफ्ज़ लिया गया। द्राविदा मतलब तामिल, तामिल को द्राविदा भी कहते हैं, तामिल लैंग्वेज को द्राविदा लैंग्वेज भी कहते हैं साउथ वाले। तो वहीं से ये द्राविडियन या द्रावड़े, आप आम हमारा जो उर्दू लिटरेचर उसमें द्रावड़ जो कहते हैं, लेकिन द्राविदा जो द्राविडियन जो है ना, दोज वर द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तकरीबन 75,000 ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे, 75,000 साल पहले आए थे, राइट? जो द्राविडियंस थे ये जब माइग्रेशन हुई, राइट, 70,000, 75,000, 80,000 साल की इंसान ने माइग्रेशन की, तो वो यहाँ पे आ गए, राइट? तो ये इंडिजिनस पीपल थे, जो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे आया जब यहाँ पे कोई भी नहीं था। और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बुनियाद रखी, उन्होंने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी, उन्होंने साउथ में भी एक ये द्राविडियन जो लोग थे, इनकी तरह एग्रेरियन लोग थे, ये ज़्यादा खेती बाड़ी वाले थे। और जो इंडस सिविलाइजेशन के ये बड़े एडवांस लोग थे, इनकी शहरी ज़िंदगी थी, इनकी अर्बन सिविलाइजेशन थी। उनकी जो साउथ में है सारे मलयालम और ये जो बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं, कन्नाडा बोलते हैं, राइट? यहाँ पे सम टाइम बैठा होगा, उसको पता है ज़्यादा ये जितनी भी साउथ की लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारे एग्रेरियन इनकी एक वो तहजीब थी, राइट? तो एनीवेज, तो ये जो थे हिंदू वाले, मैं आपको बता रहा था कि ये जो चिट्टे थे, तो इन्होंने अब आज तक आप देख लें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है कलर डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखें, राम हमेशा इनका सफ़ेद रंग का होता है और जो रावण है वो काला होता है, राइट? कभी आपने देखा है जो राम और रावण की कहानी है, उसमें राम चिट्टा होता है, राइट? पूरा टिट्टा ठक होता है, ऐसा इतना चिट्टा तो हमने इंडिया में वैसे देखा ही नहीं कभी को बंदा। तो वो बिल्कुल ऐसे चूने की तरह सफ़ेद होता है। इनकी मूर्तियां देखें कभी राम की, तो जो रावण होता है वो काला स्याह होता है, राइट? बिल्कुल ब्लैक होता है। तो अच्छा, मैं ये देखिए, ये कलर डिस्क्रिमिनेशन कितनी ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक मेरे जहन में चीज़ आ गई, ये 2014-15 में एक मूवी आई थी बाहुबली, वो आप में से किसी ने देखी होगी। ये वो साउथ वालों का एक वर्जन है ना, बाहुबली। तो वो बाहुबली की जो उन्होंने एक अपनी अंपायर बनाई होती है, और उसमें आपने देखा उनकी एक जंग होती है, एक विलन होता है उसमें जिसके साथ उनकी जंग होती है। तो वो जो जंग विलन होता है उसका नाम होता है कलकिया, राइट? आपने देखी होगी, राइट? वो ये सारे साउथ वाले ज़ाहिर काले हैं, पक्के रंग के हैं सारे। तो जो कलकिया होता है ना, वो उससे भी वो ज़्यादा काला था, यानी कि दैट वाज रीइंफोर्स्ड कलर डिस्क्रिमिनेशन। इवन आप में से अगर किसी ने देखी होगी तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जाहिर है बाहर से ये एक आए और इन्होंने ये सारा कुछ किया। तो राम एक फिक्शियस कैरेक्टर था। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। इस बुक की तरफ हम आते हैं। तो एक राम एक फिक्शियस कैरेक्टर था, राम था नहीं, हाँ चिट्टे ज़रूर थे जो बाहर से आए थे, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर इन्होंने इसमें ये चीज़ भी इस्टेब्लिश की। फिर इन्होंने इस बुक में ये भी नैरेटिव जो है इस नैरेटिव को भी काउंटर किया कि ये जो ये भी उन्होंने नैरेटिव को काउंटर किया है कि ये यहाँ पे जो 1000 साला एक दौर था मुसलमानों का, ये लूट मार का, ये प्लंडरिंग का दौर था, ये लूट मार का दौर था। ये बाकी भाई क्या लगा दिए ये, अच्छा ये हाँ टाक भाई जी, ठीक हो गया जी। ये इसको ये रहने दो यार, मेहरबानी। इसको स्क्रीन मूव ना करो ना, इसको इधर ही रहने दो प्लीज़ यार, ये इधर ही रहने दो, इस पर हमें नजर आता जाएगा। थैंक यू। ये इसमें ना एक चीज़ इन्होंने ये भी इस्टेब्लिश की कि ये जितना इन्होंने कहा कि 1000 साला मुसलमानों का दौर था, ये जबर का दौर था, यहाँ वो हुक्मरान थे और जो नीचे थे वो थे आपके जो हिंदू थे वो ग़ुलाम थे, और ये ऊपर हुक्मरान थे, राइट? ये सारा एक कॉन्सेप्ट था।
और ये गलत है। इन्होंने इस आर्गुमेंट को भी इन इंडियन हिस्टोरियन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सेटलर्स थे, वो यहाँ पे आए और यहाँ में उन्होंने यहाँ की जो तहजीब थी उस तहजीब की बढ़ोतरी के अंदर उस तहजीब को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन की। और कुछ चंद एक मसाले ऐसी ज़रूर थी कि मुसलमान कुछ इन्वेडर्स आए जिन्होंने यहाँ लूट मार की, लेकिन 1000 साला दौर में वो चंद एक मसाले थी और कुछ नाखुशगवार वाक़यात थे। लेकिन ओवरऑल जो था वो जो भी हुक्मरान यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ के जो मकामी लोग थे उनके साथ मिल के हुकूमतें बनाई और उनके साथ मिल के जो जिसे कहते हैं कि रियासत का जो इंतज़ाम है वो चलाया, राइट। तो ये इन्होंने इसके अंदर इसको भी जो है वो इस आर्गूमेंट को भी जो है इसमें काउंटर किया। तो ये वो मैं समझता हूँ कि बुनियाद थी, बल्कि ये पढ़नी चाहिए आपको कम से कम। ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बड़ी ज़बरदस्त इस पे ये जिसे कहते हैं कि है, राइट। नो कम बैक टू द पॉइंट। ये बागी भाई ये देखें ज़रा ये लगा दें, इस पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा मॉडर्न डे के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको ज़रा कंक्लूजन की तरफ लेके आते हैं, मॉडर्न डे की तरफ लेके आते हैं, कंक्लूजन लाते हैं, फिर आपको जो अभी इन्होंने फेक जंग लड़ी उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। जी ठीक हो गया। ये देखें, ये एक तो नैरेटिव था हिंदू मुस्लिम डिवाइड का जो था वो नैरेटिव था। ये नैरेटिव चलता रहा। इसके ऊपर फिर 1922 के अंदर जो थी वो, बल्कि एक और चीज़ मैं आपको देता हूँ उसके बाद ये लगाएं। बाकी भाई पहले ये लगा दें, ये वाला ये लगाएं, उसके बाद ये लगाएं बाद में। जी थैंक यू, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं ये जो ठीक हो गया जी। ये देखें, ये एक किताब लिखी थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, राइट। 1922 के अंदर रामनगरी जेल में था ये वीर, तो खैर साथ में लगा दिया इन्होंने बहादुर इसको, इसका नाम सर्वकार दामोदर था, राइट। तो सर्वकार दामोदर ने ये किताब लिखी थी जिस पे मॉडर्न डे एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, राइट। तो हिंदुत्व का मतलब है यानी कि जैसे आप इस्लाम और मुसलमानियत कहते हैं ना, तो ये हिंदुआनियत कह लें इसको, राइट। व्हाट इज द हिंदुइज्म, राइट। व्हाट इज बीइंग लाइक अ हिंदू, ये हिंदुत्व का ये मतलब बनता है। तो ये उसने 1922 में ये लिखी थी हिंदुत्व, राइट। और यहाँ पे इसने इसको जिसे कहते हैं कि एक साइंटिफिक तरीके के साथ, एक लिटरेरी तरीके के साथ जो हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू नेशनलिज्म और अखंड भारत, राइट, और हिंदुत्व यानी हिंदुइज्म क्या है, हिंदू आइडेंटिटी क्या है, हिंदू कौमियत क्या है और यूनाइटेड इंडिया क्या है, इसका सारा उसने एक जिसे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क इसने उनको दिया जो इंतखाब पसंद हिंदू थे। पहले इससे जो थे ज़ाहिर है वो उनके पास वो नफ़रत के एलिमेंट थे जो ब्रिटिशर्स ने उनके अंदर वो नफ़रत का बीज बोया और मुसलमानों के में भी बोया उनके ख़िलाफ़, और आपस में ये लड़ते मरते चले आ रहे थे ठीक है। लेकिन इनके पास कोई उसका थियोरेटिकल इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टो फ्रेमवर्क, वो गाइडलाइन फिलोसफिकल और हिस्टोरिक और इंटेलेक्चुअल वो नहीं थी। तो वो ये किताब थी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिसमें द वेरी फर्स्ट टाइम उसने इसको डिफाइन किया कि वी द हिंदूज आर अ डिफरेंट नेशन, हम एक मुख्तलिफ कौम हैं।
हिंदुस्तान के अंदर दो बड़ी मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, बड़ी डिस्टिंक्ट कौमें रहती हैं, जिनकी तारीख, जिनकी सकाफत, जिनका उठना बैठना, जिनका खाना पीना, जिनका नहाना धोना, जिनका मरना जीना कुछ भी कॉमन नहीं है। वी आर टू नेशंस, हम दो कौमें हैं। ये जो दो कौमी नजरिया है इसका बानी सरवकार दामोदर है, नहीं? उसने ये हालांकि कि 1000 साला एक पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक तारीख थी, और उस 1000 साला तारीख के अंदर जो है वो दोनों यहाँ पे सिख भी थे, यहाँ जैन भी थे, आज भी वहाँ पे जैन है, मुसलमान भी थे। और उससे पहले बिफोर द अराइवल ऑफ इस्लाम यहाँ पे जैन भी थे, यहाँ बुद्ध मत भी थे, और जैनों और बुद्धों के ऊपर ये पांडे आ गए, ठीक है? तो फिर वो भी तो आए, पांडे भी तो आए, राइट? पहले तो जैन भी यहाँ पे थे, बुद्ध मत भी यहाँ पे थे, बाकी मज़ाहिब भी दूसरे जिसे कहते हैं नेचुरल डाइटीज की जो करने वाले, वारशिप करने वाले, वो मज़ाहिब भी थे, राइट? तो वो तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी, ठीक है? तो उस वक्त तो दो कौमें नहीं बनी, ठीक है? उस वक्त वो मेल्टिंग पॉट बन गया। उस वक्त एक जो पांडे थे, पांडवों ने अपनी जो उनका मज़हब था या उनकी रवायत थी या उनकी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था या उनकी एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी या उनकी एक तलवार मजबूत थी, उसकी बुनियाद के ऊपर तो उन्होंने गंगा जमनाई तहजीब की बुनियाद रख दी। उन्होंने तो यहाँ के जो जंगली लोग थे उनको सिविलाइज कर दिया, उनको तो हिंदू बना दिया, राइट? वो तो बड़े ज़बरदस्त लोग थे। लेकिन बाद में जब 1000 साला मुस्लिम दौर आया तो मुसलमान तो यहाँ पे जंगली थे। तो कहने का मतलब है कि ये तारीख बराए तारीख हम बात कर सकते हैं। तो एनीवेज ये 1922 में इसने ये किया, और इसी को जो है फिर हैंड पिक किया जाके मुस्लिम लीग ने। ये जो दो कौमी नजरिया था, ज़ाहिर है ये सूट करता था, मुस्लिम लीग को भी ये सूट करता था, ये ब्रिटिशर को भी सूट करता था, उनको एक गैरिसन स्टेट की ज़रूरत थी अगेंस्ट सोवियत रशिया, उनको भी ये सूट करता था। और ये जो नफरत की सियासत करने वाले थे इनको भी, इन्होंने उस वक्त फिर इसका एक पॉलिटिकल जो है वो एक विंग बनाया। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वो थी महासभा, राइट? वो एक थी एक सियासी, लेकिन वो इतनी कामयाबी उसको नहीं मिली, पॉलिटिकली कामयाबी उसको इतनी नहीं मिली। उस वक्त ज़ाहिर है कांग्रेस थी, कांग्रेस जो डोमिनेट करती थी इंडियन पॉलिटिक्स को। हालांकि वहाँ मुसलमान कम थे, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और दूसरे तीसरे वहाँ पे थे, और उसका एक सेकुलर फेस किसी न किसी तरीके से कांग्रेस का एक सेकुलर फेस था। उस सेकुलर फेस के मुकाबले के अंदर इंतहा पसंद हिंदू जो, ये तो RSS बाकायदा एक अस्करी तंजीम थी और है आज भी, राइट? और इसी का ये मिलिटेंट था मोदी, राइट? मोदी बड़ी छोटी 8 साल की उम्र से इसका हिस्सा था। मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। तो ये फिर हैंड पिक करते करते आगे गए, बल्कि 1935-36 के अंदर एक मूवमेंट कांग्रेस ने चलाई थी, क्विट इंडिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शैडो के अंदर यहाँ पे कांग्रेस ने एक मूवमेंट चलवाई थी ब्रिटिशर्स को कि क्विट इंडिया, के अब यहाँ से चले जाएं। गांधी साहब उसको लीड कर रहे थे। उसके मुकाबले में इस दामोदर ने, ये जो RSS वाला था, इन्होंने एक अपनी तहरीक चलाई थी कि स्टे इन इंडिया, राइट? और इसमें जो इनके पार्टनर इन क्राइम थे वो मुस्लिम लीग थी, राइट? और इन्होंने 1936 में मुस्लिम लीग के साथ RSS वालों ने मिल के एक गवर्नमेंट बनाई थी, राइट? तो ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी, हिंदू मुस्लिम नफरत थी, इस हिंदू मुस्लिम नफरत के बेनिफिशरीज ये RSS वाले थे ऑन द हिंदू साइड, और इधर जो थे ज़ाहिर ये उस वक्त तो फॉर टाइम बिंग मुस्लिम लीग वाले थे। और मुस्लिम लीग में भी ये आप 2-4 बंदों को निकाल के बाकी सारे लैंड लॉर्ड्स थे, बाकी सारे नवाब थे, लैंड लॉर्ड्स थे। ये नवाबों की और बड़े ज़मींदारों और जगीरदारों की जमात थी जो मुस्लिम लीग थी। ऑन द अदर हैंड जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी बड़े जगीरदार भी थे, कुछ वो भी थे, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे जो थे जैसे गांधी था, राइट? एक आम सा बंदा था, वो मिडल और लोअर मिडिल क्लास की एक जमात थी, राइट? तो ये जो है यहाँ से दो कौमी नज़रिया जो है वो परवान चढ़ा। और इसके मुकाबले के ऊपर ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी, यानी RSS और मुस्लिम लीग, इनके मुकाबले पे जो इत्तेहाद की आवाज़ थी वो कांग्रेस की आवाज़ थी। और इत्तेहाद की
जो सबसे बड़ी सिंबल था वो गांधी था, राइट। ये क्या कहते हैं इसको, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आखिरी आवाज़ खामोश कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। आरएसएस के नथुराम गोडसे ने इसको कत्ल कर दिया था। और कत्ल किस वजह से कर दिया था? इसने एक तो ऐलान किया था कि तकसीम के बाद कि अब मैं पाकिस्तान में रहूँगा जाके, राइट, गांधी ने। दूसरा, इसने कश्मीर के अंदर जो जंग थी उस जंग बंदी के लिए इसने भूख हड़ताल कर दी थी। बस अबाउट 78 ईयर 78 साल का था और इसके गुर्दे शुर्दे फेफड़े विपड़े फर्क हो चुके थे, राइट। तो इसको डॉक्टरों ने कह दिया था, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा ये वो बस्त वो कहता था बर्थ रखा है, बर्थ रोज़ा कह लें या भूख हड़ताल कह लें। और एक इसका मुतालबा ये था कि जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से के थे, राइट, वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से के पाकिस्तान को देने चाहिए। वो नेहरू ने दे दिए, राइट। ये जो नेहरू है ना, बेसिकली नेहरू, ये इंदिरा गांधी और ये फ्रॉडिये हैं, ये गांधी फैमिली नहीं है, राइट। गांधी एक ही था, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी एक ही था। चूँकि नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा नेहरू, वो शादी करना चाहती थी एक मुसलमान के साथ, फ़िरोज़ ख़ान के साथ, राइट। तो उनकी ज़ाहिर है वहाँ पे एक वो प्रॉब्लम थी। तो गांधी ने फिर उसको अपना बेटा बनाया था फ़िरोज़ ख़ान को, और उसको फ़िरोज़ गांधी उसका नाम रखा था। उससे फिर इसने शादी की थी इंदिरा गांधी ने, और इसका नाम गांधी हुआ, राइट। तो इनकी कोई ब्लड लिनेज नहीं है गांधी फैमिली की। ये जो नेहरू फैमिली है ना, ये गांधी फैमिली नहीं है, राइट। मैंने कहा इसको क्लियर कर दूं। तो जो गांधी असल में था वो यही था, राइट। तो इसको उन्होंने फिर जो है 30 जनवरी 1948 को कर दिया। बल्कि इस पे आपको एक साउंड बाइट पे सुनवाते हैं। जो गोडसे था, राइट, नथुराम गोडसे, नथुराम गोडसे का जो भाई था, उसका एक इंटरव्यू भी है। अभी मुझे गिव मी अ मिनट, बल्कि उसने क्यों मारा इसको, गांधी को, राइट, वो आपको अभी। गोपाल गोडसे, जो नथुराम गोडसे जिसने मारा था, उसका भाई गोपाल गोडसे, उसका ये DW के ऊपर इंटरव्यू भी आया था, बकायदा पूरी एक थी उसमें। मैं गिव मी अ मिनट में आपको अभी सुनवाता हूँ। जी भी अपनी भाई, गिव मी अ मिनट प्लीज़। जी जी, कोई बात नहीं। ये मेरे भाई नीचे जो है ना, रेड लाइन, ये आप सही कह रहे हैं, ये इंडियन मूवी में भी आया है, नोट पर भी होता है, तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगर ऐसे नहीं बताइए, उसको क्वेश्चन करने दे पहले। ये आवाज़ कभी नहीं सुनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर ही बैठे हैं, मैंने अभी देखा, ये ऊपर ही तरह ना बैठे हैं। उसकी ये सुने, मैं आपको ना वॉइस सुनवाता हूँ कि वाई दे शॉट डेट द गांधी। De l'Inde britannique qui lui revient. Gandhiji, that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. Hindu nationalists found it scandalous that Gandhi राइट, ये गोपाल गोडसे है नथुराम गोडसे का छोटा भाई। इन्होंने, ये 5 थे जिन्होंने प्लॉट किया, जिन्होंने गांधी को मार दिया। उन्होंने कहा कि आप, ये RSS के थे सारे, राइट, कि अब तुम पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए जो तुमने भूख हड़ताल की है, तुम उससे नहीं मरोगे, तुम हमारी गोलियों से मरोगे, राइट, हम तुम्हें मारेंगे। और फिर उसको उन्होंने जो मुस्लिम इंडियन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आखिरी आवाज़ थी, राइट, दैट वाज बीइंग साइलेंस्ड। तो नेहरू था, नेहरू ने। और मज़े की बात है कि एक और आपको चीज़ बताते हैं कि जो 370 आर्टिकल था,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गांधी का उसमें बड़ा कलीदी किरदार था, राइट। वहां पे कन्विंस किया था नेहरू को गांधी ने इस बात के ऊपर कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, एक, राइट। 4 चाहतें थी इसकी गांधी की, तो उसमें एक चाहत उसकी ये थी कि इन पाकिस्तान के साथ आप अच्छे मरासम रखें, राइट, और आप जो कश्मीर है इसके ऊपर आप जंग बंद करें, इनके साथ उसको करें, और उसको स्पेशल आप इस डिस्प्यूट में जब तक हल नहीं होता उनकी आज़ादी को आप यकीनी बनाएं, राइट। तो वो उस आज़ादी, जब तक वो मसला हल नहीं हुआ, उसकी आज़ादी को यकीनी बनाने का जो आर्टिकल था 370, वो गांधी ने उसको जो है प्रमोट किया था, राइट। और यही वो चीज़ थी जिसके ऊपर बीजेपी की, आरएसएस की जो है सारी की सारी सियासत थी। इनकी 2 चीज़ों पे सियासत थी, एक वो जन्मभूमि की सियासत थी और दूसरी ये 370 वाली सियासत थी, राइट। और जो ये 370 वाला था, राइट, ये इस पे ये देखें, ये ज़रा बीएफटी भाई ये देखें ज़रा, इसको ये लगाएं ज़रा कि ये जो गांधी ने अपनी जान का नजराना पेश करके जो 370 आर्टिकल इंडक्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो बुनियाद बना इंतहा पसंद हिंदू पॉलिटिक्स के अरूज का इंडिया के अंदर, जिसने बीजेपी, ये जो बीजेपी है इसको इक़्तिदार में लेके आई, 370 का आर्टिकल इसको ख़त्म किया मोदी ने बाजवा के साथ मिलके, राइट। इसको ख़त्म किया मोदी ने जनरल बाजवा के साथ मिलके। वो जो कहता था ना मेरे टैंकों में पानी नहीं है, पेट्रोल नहीं है। तुलसी भाई, ये जो आखिरी लाइन है एक बार जरा दोबारा रिपीट करें इन केस किसी ने मिस कर दी हो। प्लीज, ओवर टू यू अगेन प्लीज। थैंक यू जी। ये गांधी वाली या बाजवे वाली आर्टिकल जो बाजवा ने हटाया ना, तो over जी, to वो you. 370 आर्टिकल जो था, वो 370 जो चार चाहते थे जो था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे बापू गांधी के नाम से इंडिया याद करती है, तो बापू गांधी की 4 विशेस थी। तो उनमें उसकी एक विश ये थी कि पहले तो वो चाहता था कि ये डिवाइड ना हो, ये इंडिया जो है वो डिवाइड ना हो, एक। दूसरा वो ये चाहता था कि कत्लेआम मुसलमानों का ना किया जाए, 2। तीसरा वो ये चाहता था कि जो हुकूमत बने वो लोग बिल्कुल जो हैं बिल्कुल मॉडेस्ट लोग होने चाहिए, मेरी तरह, जैसे मैं फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो जो लोग हुक्मरान हों वो बादशाह ना हों, राइट, ये थी। और फिर उसकी चौथी ये एक विश ये थी कि ये जो पाकिस्तान है इसके साथ आप जो है इसको ऑटोबायोग्राफी है, बल्कि गांधी साहब की, आप उसको ये भी हमने थोड़ी देर पहले लगाया, वो था ऑटोबायोग्राफी, वो पढ़े ज़रूर। तो ये इनके साथ, तो इसी में उसने 370 आर्टिकल को डिफाइन करवाया था नेहरू के साथ, उसको ड्राफ्ट बाकायदा बना के, खुद वो एक बैरिस्टर था ना गांधी, जो खुद था बाय हिमसेल्फ, ही वाज, जिसे कहते हैं कि बैरिस्टर इन लॉ था, जना साहब की तरह, राइट। तो उसने बाकायदा खुद ड्राफ्ट किया था ये 370 के अगर ये मसला नहीं है तो इसको आप इनको आज़ादी यकीनी बनाएं, इनको एनेक्स ना करें, कश्मीर को एनेक्स ना करें। ये उसी वक्त एनेक्स कर लेना चाहते थे, राइट, यानी कि पूरा पार्ट ऑफ इंडिया जो इंडियन यूनियन था उसका हिस्सा बना लेना चाहते थे। गांधी नहीं चाह रहा था, इसका कह रहा है कि इस पर डिस्प्यूट होगा फिर तुम्हारा पाकिस्तान के साथ, मैं नहीं चाहता कि इसका डिस्प्यूट हो तुम्हारे साथ। तो ये वो था बैकग्राउंड। और फिर ये जाके आपके सामने 2019 के अंदर जो था ये मोदी ने ख़त्म कर दिया, चूँकि इनकी सियासत जो थी ये जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत की सियासत, जिसका बीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बोया, और जिसकी अलमबरदारी फिर ये इंतहा पसंद हिंदुओं ने की, जो कि फिर दामोदार के हाथ में लगी। दामोदार ने फिर इसको मज़ीद फार्मुलेट किया, उसकी कोक से फिर ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी ने जन्म लिया। तो इनकी यही 2 चीज़ें थी, राइट। तो ये जब इन्होंने ये ख़त्म किया तो ये जो था ये था आपका ये, राइट। अब आप इसमें देखें, आपको थोड़ी सी हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। ये वो बैकग्राउंड था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर लें बीएफटी भाई। तो इसका मतलब है
ये जो हिंदू हैं ये तो अपने गांधी की भी उसको नहीं मानते। फौजी भी नहीं किसी की मानता ना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है ना, राइट। ये जो थे यानी कत्लेआम अगर होता था ना तो दोनों तरफ से होता था ना। जैसे इंडियन पार्टीशन जब हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की 1947 के अंदर, तो आपने देखा होगा कि लाखों के तादाद में कत्लेआम हुआ। और ख़ासकर जो बंटवारा हुआ था, बंटवारा दो सूबों का हुआ था या दो इलाकों का हुआ था, एक पंजाब का और एक बंगाल का। और बंगाल के अंदर भी फसादात फूटे थे और पंजाब के अंदर भी फसादात फूटे थे। और बंगाल में भी दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान कत्लेआम हुआ था और यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान जो है वो कत्लेआम हुआ था, राइट। तो ये देखें जी, ये आपने ये जो लगाया है राइट, ये मोदी है, राइट। ये इवन 8 साल का जब था तो देखें ये मिलिटेंट था उस वक्त भी, इसने ये RSS की वर्दी पहनी हुई है इसने, राइट। जो मोदी था ये RSS का मिलिटेंट था। ये 1985 तक एट दी एज ऑफ 30 ये इसका हिस्सा रहा। और उसके बाद फिर इसने जो है वो ज्वाइन की बीजेपी, राइट, यानी जो सियासी विंग था उसका क्या कहते हैं RSS का, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी जो ये बीजेपी थी, बीजेपी ज़ाहिर है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, ये RSS का एक विंग था, लेकिन ज़ाहिर है डोमिनेट करती जा रही थी। कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी वो इसमें डोमिनेट करती थी, ठीक है। BFT आप हैं इधर? जी सॉरी, जो पहला इलेक्शन लड़ा था जी, मेरी बात आ रही है? या उसी भाई बीच में गायब। जी ठीक हो गया। जो पहला इलेक्शन इन्होंने लड़ा 1951 के अंदर, बीजेपी जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जो ऑफशूट है RSS का, बेसिकली ये RSS ही है, राइट। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक ये इन्होंने कवर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये RSS ही है। जैसे मोदी का आपने देखा ना, ये RSS का मिलिटेंट था बकायदा। तो इनको 2 सीटें मिली थी उस वक्त सारी, राइट। उसके बाद भी इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद के ऊपर इन्होंने लड़ा, यानी जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू था उसके ऊपर ये जो है वो करते गए, लड़ते गए, राइट। लेकिन इनको कोई जो है वो कामयाबी नहीं मिली, राइट। कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग फोर्स इन ऑल दोज ईयर्स। फिर 1984 के अंदर इलेक्शन जब हुए तो 1984 के अंदर इन्होंने दोबारा इसको जो था LK अडवाणी और दूसरे तीसरे जो थे, इन्होंने इसको बकायदा दोबारा से फॉर्मुलेट किया, दोबारा से इन्होंने लड़ा। लेकिन इनको 1984 का भी जो इलेक्शन था उस इलेक्शन में इनको कोई कामयाबी नहीं मिली, राइट। 1984 का इनका एक इलेक्शन था, उसमें भी इनको 2-3 सीटें मिली, इनको नहीं मिली, राइट। उसके बाद जो आगे फिर इलेक्शन हुआ 1989 का जब इलेक्शन हुआ तो 88 में दूरदर्शन जो टीवी था, इंडिया का जो दूरदर्शन टीवी था 1987 के अंदर एक देवमलाई किताब थी रामायण, राइट, ज़रा जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर एक टीवी सीरीज उसने बनाई थी दूरदर्शन ने, राइट। तो कुछ 87 एपिसोड्स थी इसकी, राइट। उस ज़माने के अंदर टीवी ज़रा प्रोलिफरेट इंडिया के अंदर कर रहा था, यानी कि हर साल अगर स्टेटिस्टिक्स देखते हैं हम उस ज़माने के तो तकरीबन 30-35 लाख टीवी हर साल बिकते थे इंडिया के अंदर। तो ये एक साल पूरा ये आप ये देख रहे हैं जो अपनी स्क्रीन के ऊपर रामायण के ऊपर ये एक टीवी सीरीज़ इन्होंने बनाई थी जिसकी 87 एपिसोड्स थी और तकरीबन ये कोई 8 करोड़ हिंदुओं ने इसको देखा, राइट। तो इससे जो है ना ये बड़ी पॉपुलर हुई ये सीरीज। लेकिन इसको जो हिंदू और हिंदुइज्म और राम और रामायण और जो हिंदुइज्म का जो बयानिया था उसको इसमें हवा मिली
और इसको जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो राम मंदिर और बाबर राम, ज़ाहिर है राम की रोज़ 87 एपिसोड चली, 8 करोड़ लोगों ने देखा, उसमें बड़ी जो थी बड़ी इमोशनल जो थी उसमें सीन्स थे, सारा कुछ था। इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बीजेपी ने अटैच किया इस सेंटिमेंट को जो इस सीरीज से जो चला था उसको बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू के साथ 1989 के अंदर, राइट। तो आपको याद होगा कि 89 में अगर आपकी मेमोरी है तो बहुत बड़े रायोट्स हुए थे,